प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। हम चर्चा कर रहे हैं बेटा ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी पे जो आपके लिए श्रृंखला चल रही है अरिहंत की तरफ से, जिसका बेहतरीन नाम है प्रीलिम्स पॉसिबल। कि प्रीलिम्स पॉसिबल है अगर आप प्रीलिम्स अपना निकालना चाहते हैं और ज्योग्राफी का स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए अरिहंत की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन बुक लॉन्च की गई है, जो में आईएएस और राज्य पीसीएस के सभी प्रश्न आपको इसके अंदर मिलेंगे। इस बुक को अगर देखा जाए तो ये बुक आपको मार्केट से, आप मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से जहाँ कंपटीशन की बुक मिलती है वहां से आप इसको अपने घर ला सकते हैं, अपने घर खरीद के ला सकते हैं। दूसरा, ये अगर आप दूर दराज के हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं अरिहंत की वेबसाइट से। बात आती है कि इस बुक को हम क्यों लें, ऐसा क्या है इस बुक में। तो बुक की बात को अगर देखेंगे तो इसमें आपको 1990 से लेकर 2023 तक के सभी इंपोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक बात ध्यान रखी गई है इस बुक में कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं की गई है, जिससे कि आपका टाइम खराब हो। टाइम की पूरी कोशिश की गई है कि आपका टाइम बचत किया जा सके। दूसरा, कि प्रैक्टिस करते समय हमारे मन में सबसे पहले बात आती है कि एक बेहतर तरीके से डिजाइन की गई हो विगत वर्ष के सभी प्रश्नों को लेकर। तो ऐसा इसमें आपको मिलेगा कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है हर टॉपिक का। दूसरा, टॉपिकल माइंड मैप है इसके अंदर आपको मिलेगा। 100% एरर है। सबसे मेन बात यही होती है कि बुक को अगर हम पढ़ें तो उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। इस बुक में एरर नहीं है। दूसरा, बुक के जो क्वेश्चन, जो आंसर दिए गए हैं, उन आंसरों की व्याख्या बड़ी बेहतर तरीके से दी गई है और वही व्याख्या दी गई है जिसकी आपको आवश्यकता है। टिपिकल प्रश्नों को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है और टिपिकल प्रश्नों के लिए अलग से आपको मिलेगा नॉलेज प्लस, जो आपके प्रश्न में चार चांद लगाएगा। जितनी चीजों की आपको आवश्यकता है उससे ज्यादा और बेहतर सटीक चीज मिलेगी। अब बात आती है कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे इन सब चीजों को देखते हुए। तो आपको प्रैक्टिस के लिए 4500 प्लस प्रश्न ज्योग्राफी में मिल रहे हैं। बहुत मायने रखता है कि 4500 प्रश्न अगर आप विगत वर्ष के लगाएंगे और उसकी व्याख्या भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न बचकर नहीं जा सकते। अगर आप प्रीलिम्स में अपने ज्योग्राफी के स्कोर को अच्छा करना चाहते हैं तो मैं आपको पुनः सलाह दूंगा कि ये बुक आप मार्केट से जरूर परचेस करें। अब बात आती है कि सिर्फ ज्योग्राफी के अलावा कुछ और। तो ज्योग्राफी के अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको भारतीय इतिहास भी मिल जाएगा, भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था भी है आपके पास, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान का ये पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, जो सुविधा मैंने आपको ज्योग्राफी में बताई है कि वो सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं, जितनी भी आपको ये सेट दिखाई दे रहे हैं सभी में ये सुविधा आपको मिलेगी कि 100% एरर फ्री है। व्याख्या बड़ी बेहतर तरीके से की गई है। टिपिकल प्रश्नों के लिए नॉलेज प्लस दिया गया है। रिवीजन प्रश्नों के लिए विगत वर्ष के सभी प्रश्न दिए गए हैं और बिल्कुल सटीक तरीके से दिए गए हैं। और मेन बात कि पुनरावृत्ति नहीं की गई है, इसका विशेष ध्यान दिया गया है। दूसरा, फ्री पैकेज चैप्टर वाइज टेस्ट आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। तो चलिए करते हैं अपनी श्रृंखला की शुरुआत प्रीलिम्स पॉसिबल की। और हमारी क्लास जहां चल रही थी उसके आगे क्लास को बढ़ाते हैं। कृपया करके सभी साथी जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों में, ताकि अपने प्रीलिम्स की तैयारी में बेहतर स्कोर ला सके। चर्चा हो रही है ज्योग्राफी पर, तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख पतन और बंदरगाह के लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और यहाँ जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, इस चर्चा में सबसे पहले बात आएगी कि ये पतन और बंदरगाह जो होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है। कोई भी चीज है उसकी मेन बात आती है कि जब तक उसकी कोई विशेषता नहीं होगी, उसका कोई महत्व नहीं होगा, तो उस पर चर्चा करना व्यर्थ माना जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बंदरगाह की, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय के तौर पर जाना जाता है। कि समुद्र में व्यापार के माध्यम से जो प्रवेश द्वार की बात करेंगे, जैसे भारत की बात करें तो भारत में बंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब बंबई को प्रवेश द्वार के आधार पर भारत अगर देखा जाए तो सबसे बड़े बंदरगाह के तौर पर भी बंबई का बंदरगाह इसी तौर पर आता है। इसी तरह जहाजों के लादान, भंडारण और उतारने की सुविधा यहां पर होती है। बिल्कुल, जो बड़े बड़े जहाज यहां आते हैं उनके द्वारा जो चीजें लाई जाती हैं उनका ट्रांसपोर्ट वगैरह भी यहीं से बड़े स्तर पर किया जाता है, जो विदेशों से चीजें आती हैं। अब पतन के प्रकार कौन कौन से हैं? चलिए, ये तो विशेषता हो गई कि व्यापार के तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है, समुद्र के तौर पर और बड़े स्तर पर किया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता की बात करें तो यातायात के प्रकार के आधार पर इनको डिवाइड करा गया। पहले
यातायात के आधार पर देखा जाएगा तो औद्योगिक पतन होगा, जिसमें थोक नौभार के लिए विशेषीकृत किया गया है इसमें। दूसरा, वाणिज्यिक पतन होगा, वस्तुओं का प्रबंध जिसके अंतर्गत किया जाएगा। विस्तृत पतन होगा, जहां पर नौभार का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया गया। इसी तरह आप देखें, अंतर्देशीय पतन होगा, जो समुद्र तट से थोड़े दूर बनाए जाते हैं। और बाह्य पतन गहरे जल वाले जो पतन होते हैं, जहां पर ज्वार भाटा वगैरह एरिया आता है, उस क्षेत्र में जो बनाए जाते हैं उन्हें बाह्य पतन के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार की बात करेंगे तो विशिष्टीकृत क्रियाकलाप के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। विशिष्टता मतलब जहां पर विशेषता पाई जाती हो, वो जगह जहां पर विशेष तौर पर वो चीजें आपको मिलेगी। जैसे तेल पतन की बात करें तो जहां तेल का प्रकार पाया जाएगा, नमस्कार बेटा रावत बेटा नमस्कार, तो जिस जगह तेल पाया जाएगा, जैसे बॉम्बे में बात करेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे, तो जहां तेल निकलेगा तो वो तेल पतन की बात कही जाएगी। जैसे आवादान का पतन जो आपका मराकाइबो के अंतर्गत आता है। मार्ग पतन जहां पर आवागमन की बात की जाए, जैसे सबसे बड़े बात की करें तो अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा व्यापारिक तौर पर जो प्रयोग किया जाता है वो अंटार्कटिका का उत्तरी भाग आएगा। भैया हम सिंगापुर का प्रमुख उदाहरण भी इसमें ले सकते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे फेरी पतन या पैकेट स्टेशन की बात करेंगे, जिसमें प्रमुख उदाहरण जो आएगा वो डोवर प्रमुख उदाहरण के तौर पर जाना जाएगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आप चर्चा करेंगे, हम तो चर्चा को और आगे लेके चलेंगे तो और कौन कौन से पतन इसमें आएंगे, थोड़ा हम इनको साइड में लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से हर चीज आपको क्लियर हो। यहां पर देखेंगे तो अगला है आपका आंत्रपोपतन। आंत्रपोपतन मतलब कोपेनहेगन पतन जो है, इसका एक प्रमुख उदाहरण के तौर पर जाना जाएगा। नौसेना पतन जो कोची इसका प्रमुख उदाहरण है। और सवारी पतन जो बंबई से लंदन के तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी चर्चा भी हम आगे विस्तार से करेंगे। मतलब एक पहचान के आधार पर कि यातायात के आधार पर हम इनको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और विशिष्ट कृति के आधार पर जहां पर विशिष्ट तौर पर जो चीज है जिस क्षेत्र में पाई जाती है, उस क्षेत्र पर जो पतन या बंदरगाह बनाए जाते हैं उनको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। आइए आगे बात को समझते हैं। अब देखा जाए कि विशिष्ट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, ये आपके एग्जाम में हर साल एक प्रश्न आपको मिलता है और मैच करने के लिए दिए जाते हैं। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन सा आएगा बेटा, हैम्बर्ग आएगा, रॉटरडम आएगा, लंदन आएगा, रोम आएगा, ग्लासगो आएगा, एम्स्टर्डम आएगा जो आपका यूरोप के अंतर्गत आता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो आपका न्यूयॉर्क में आएगा जो सर्वाधिक व्यस्त पतन है, सैन फ्रांसिस्को इसके अंतर्गत आएगा, बोस्टन आएगा, मॉन्ट्रियल आएगा, वैंकूवर आएगा, क्यूबेक आएगा जो आपका उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे व्यूनस आयर्स आएगा, रियो डी जेनेरियो जो आपका ब्राजील में है, मराकाइबो आएगा जो आपका दक्षिणी अमेरिका में है, जिसकी बात अभी हमने कुछ क्षण पहले की थी। इसमें आएगा टोक्यो आएगा, याकोहामा आएगा, शंघाई आएगा, सिंगापुर, मुंबई, कराची, कोलंबिया एशिया के अंतर्गत यह आते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो त्रिपोली आएगा, कैपटाउन आएगा, पोर्ट स्वेज आएगा, डरबन आएंगे जो आपके अफ्रीका के अंतर्गत आएंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सिडनी, मेलबर्न, पर्थ और एडिलेड आएंगे जो वहां की हम कह सकते हैं कि पतन के तौर पर भी जानेंगे, बंदरगाह के आधार पर भी जानेंगे और बाकी राज्यों की राजधानी के आधार पर भी हम इनको याद कर सकते हैं। इसी तरह अगर आगे आते हैं तो आगे हम और समझने की कोशिश करें तो प्रमुख प्रकार के पतन को अगर देखेंगे तो और प्रकार कौन कौन से आएंगे बेटा। अन्य प्रमुख बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं कि अन्य प्रमुख में कौन कौन से बंदरगाह आएंगे, तो हम्पटन टोटा बंदरगाह आएगा जो श्रीलंका में है, चीन को 99 वर्ष पर लीज पे दिया गया है। इसी तरह शंघाई आएगा जो चीन का है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यांग टीसी क्यांग नदी पर स्थित है। यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो हम कहेंगे शंघाई पर है। और यह भी पूछा जाता है वो किस नदी पर है, तो आप यांग टीसी क्यांग नदी, ये याद रखना। ये प्रश्न अभी हम चर्चा भी करेंगे, तब देखेंगे किसका आंसर सबसे पहले आएगा। इसी तरह हम बात करेंगे न्यूयॉर्क जो आपका यूएसए में है, जो यूएसए का सबसे बड़े पतन के तौर पर जाना जाता है। अलेक्जेंड्रिया जो सिकंदरिया पतन के नाम से भी जाना जाता है,
और इसे मिस्र और नील नदी के डेल्टा पर यह बना हुआ है। जो डेल्टा नदी, जो लंबी नदियां जो होती हैं वो अक्सर डेल्टा बनाती हैं। अभी हम चर्चा बहुत बेहतर तरीके से कुछ चैप्टर अब आने वाले हैं जहां पर हम विस्तार से चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी पर चार चांद लगने जा रहा है। जल्दी टॉपिक हमारे शुरू होने वाले हैं। अगला है आपका रोटरडम, जो आपका नीदरलैंड में है, मुख्य व्यापारिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। बंदरगाह है जो विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय के तौर पर इसको जाना जाता है। सैंटोस बंदरगाह है जो विश्व के कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। याकोहामा जो आपका जापान का सबसे व्यस्त पतन के तौर पर जाना जाता है। गवादर पतन है जो आपका पाकिस्तान में है, और आपका इगाकी बंदरगाह जो इशिगाकी द्वीप, या हम कह सकते हैं जापान के अंतर्गत ये आएगा। अगर हम आगे बात करते हैं, आगे चीजों को लेकर चलते हैं, तो अब बात आती है सबसे पहले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पतन कौन सा है। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2004 में, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले आंसर कौन देता है कि विश्व का सबसे बड़ा पतन कौन सा होगा। ऑप्शन है आपके सामने, केपटाउन, न्यूयॉर्क, शंघाई या टोक्यो होगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। ये यहां ध्यान से समझेंगे क्या पूछा जा रहा है, दूसरा सबसे बड़ा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पतन कौन सा है। तो देखते हैं वर्तमान में कौन आंसर देगा। जी रावत जी बेटा नमस्कार, जल्दी से आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए बात अगर हम 2004 की कर रहे हैं तो आंसर कुछ और रहना चाहिए, लेकिन इसकी चर्चा हम वर्तमान में कर रहे हैं, और वर्तमान में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह या पतन कौन सा है। तो अभी आपके साथ चर्चा करी कि विश्व का सबसे बड़ा जो होगा वो कौन सा है, शंघाई है जो विश्व का सबसे बड़ा पतन है। विश्व का भाई हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो पतन होगा वो ये वाला है। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि द्वितीय नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है। तो 2010 के आंकड़ों के आधार हम बात करें या 2010 से पहले की बात करते, तो 2010 से पहले हम बात करते तो हम कुछ और आंकड़े बनते। लेकिन वर्तमान में जब बात हो रही है तो वर्तमान में हम ये कहेंगे कि प्रथम नंबर पे तो आपका शंघाई है और द्वितीय नंबर पे जो होगा वो आपका सिंगापुर होगा। कौन सा होगा, सिंगापुर जो था, सिंगापुर बंदरगाह या पतन को हम कह सकते हैं कि ये वर्तमान में सेकंड नंबर पर आएगा। लेकिन 2010 से पहले भी याद रखना, 2010 से पहले ये पहले नंबर पे था और 2010 के बाद अब ये दूसरे नंबर पर हो गया है, क्योंकि ये प्रश्न 2004 में पूछा गया था। इस आधार पर हम यहां पर यह कह सकते हैं कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं बैठता। वर्तमान में हम यह कहेंगे कि सिंगापुर द्वितीय नंबर पर आता है। आइए बात को जरा समझते हैं। भाई हम देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह सिंगापुर बंदरगाह है। वर्ष 2010 से पूर्व विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह था, किंतु वर्तमान में इसका स्थान किसने ले लिया है, शंघाई ने ले लिया है। और ये हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर से निकलने वाली अधिकांश जहाजों का पड़ाव जो है सिंगापुर से होता है। शंघाई यांग टीसी क्यांग नदी के मुहाने पर बना हुआ है। यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि शंघाई जो बंदरगाह है वो किस नदी के मुहाने पर बना हुआ है, और इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो डिस्कशन आपके साथ यहां हो रहा है उस पे आंसर दीजिए, अपने साथियों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे, और फिर देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन सा आता है। तो मुहाने पर स्थित है, तो आपका फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि सेकंड नंबर पर सिंगापुर है और फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका शंघाई है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं पहला आंसर किसका आएगा। कि यूपी पीसीएस प्री 2003 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पूछा गया है। बेटा ये ध्यान से समझना, माल भारक पोत कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, कोलंबो, कराची, मलेशिया या मुंबई होगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। बेहतरीन, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे और अपने प्रश्न का आंसर भी देते चलेंगे और प्रीलिम्स की तैयारी बेहतर करते चलेंगे। जो आपकी तैयारी अरिहंत की तरफ से चल रही है, प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम की बेहतरीन श्रृंखला सामान्य बच्चों के लिए चलाई जा रही है। जी रावत जी का आंसर आया, सेकंड का डी आंसर आया। देखते हैं
भाई देखा जाए कि दक्षिण एशिया की बात हो रही है तो सभी देश, सभी जो बंदरगाह दिए गए हैं, पोत दिए गए हैं, वो दक्षिण एशिया के ही दिए गए हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर आपका मुंबई है, कि मुंबई ही बहाल कह सकते हैं कि विश्व के देखा जाए तो बहाल भारत के तौर पर ये सटीक बैठता है। बाहर की अगर हम बात करें तो ये मुंबई के आधार पर देखा जाए तो लगभग लगभग ये 20% भाग को ये क्या करता है, कवर करता है। तो सही आंसर है आपका डी आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। भाई बात करें तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पोत कौन सा है बेटा? मुंबई। मुंबई भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्रमुख बंदरगाह के तौर पर जाना जाता है, माल भारत के तौर पर, जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। इसे भारत का द्वार भी कहा जाता है और भारत के कुछ बंदरगाह होने के वाले कुल कारोबार का ये कितना परसेंट है? 20% से अधिक क्या करता है? कारोबार करता है। केवल मुंबई बंदरगाह से होता है और मुंबई बंदरगाह में 3 प्रमुख डॉक हैं। मुंबई बंदरगाह से चमड़े का सामान, तिलहन, लकड़ी, ऊन, इंजीनियरिंग का सामान, मोटर है, मशीन, ऊनी सूती कपड़े, मैगजीन आदि का यहां से किया जाता है निर्यात। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आते हैं और बात वहीं आई, सबसे पहले आंसर देखते हैं कौन देता है। यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कह रहा है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है कहां का? जिक्र करा था ना आपके साथ अभी, तो देखते हैं कौन आंसर देता है। मिस्र का है, इजराइल का है, जॉर्डन का है या आपका लीबिया का है? तो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है कि सर इसका आंसर ये होगा। जिस बंदरगाह को अभी मैंने आपसे कहा था कि जिसको सिकंदरिया बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो अलेक्जेंड्री की अगर हम बात करें तो इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं सिकंदरिया। सिकंदरिया बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि सिकंदरिया बंदरगाह कहां पर आपका पाया जाता है? जल्दी से बताएं कि सही आंसर इसका क्या होगा। रावत जी ने भी सबसे पहले आंसर दिया और आंसर उन्होंने दिया थर्ड का ए, और ए ही बिल्कुल सही आंसर है कि अलेक्जेंडर समुद्र पतन, या हम सिकंदर का सिकंदरिया बंदरगाह भी कह सकते हैं। अब ये कहां पर बना हुआ है तो हम ये याद भी रखेंगे कि जो नील नदी है, नील नदी के का जो डेल्टा है, नील नदी का जो डेल्टा बनता है वहां पर ये बना हुआ है, तो मिस्र का है और मिस्र में ही नील नदी आती है। ये हम ये कह सकते हैं कि आपके विक्टोरिया झील से जो विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है, जिसको हम ब्लू नील नदी के नाम से जानते हैं और एक श्वेत नील नदी के नाम से जानते हैं। ये दो नील नदी हैं और उन दोनों नदियों के द्वारा एक नील नदी बनती है और जो आपके जब गिरती है भूमध्य सागर में तो वहां डेल्टा का निर्माण करती है और वहीं पर ये आपका बंदरगाह बनता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? आपका ए आंसर होगा। तो बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा। आंसर ए होगा कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है जो मिस्र में क्या अवस्थित है। इसे सिकंदरिया बंदरगाह भी कहा जाता है और यह नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। सिकंदरिया सूती वस्त्र का एक प्रमुख केंद्र है। यहां से लगभग मिस्र का 80% आयात और निर्यात का कार्य यहां से संपन्न किया जाता है। यह मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर हम बात करें तो इजराइल का प्रमुख बंदरगाह पतन जो है हैफा, जॉर्डन का समुद्र पतन और अक्वा तथा लीबिया का समुद्र पतन क्या है आपका? बैने गासी इसके अंतर्गत आते हैं। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2008 और 2015 में पूछा गया। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने टोक्यो, मुंबई, रॉटरडम या लंदन होगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर किस बच्चे का आता है कि सर ये वाला जो होगा वो सबसे बड़ा पोताश्रय के तौर पर जाना जाएगा। जी देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन आएगा। भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलेंगे और जो अभी अभी चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितनी भी वीडियो आपकी चल रही हैं प्रीलिम्स के लिए, जितनी भी सभी क्लासेस चल रही हैं, सबका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया भाई, 4 का आंसर आया सी। देखते हैं सी है क्या होगा कि विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय कौन सा है। बिल्कुल सही आंसर है कि भाई इसका क्या होगा? रोटरडम होगा और आंसर किसका आया? रावत जी का आया।
अब बात आती है कि भाई ये रोटरडम की बात हो रही है, ये कहां का है? तो ये नीदरलैंड का प्रमुख बंदरगाह के तौर पर जाना जाता है, व्यापारिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये कहां पर है? नीदरलैंड। ये कहां पर है आपका? नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड का प्रमुख बंदरगाह के तौर पर हम इसको जानते हैं। दूसरी बात, आइए बात को समझते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? सी। तो रोटरडम जो है विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है। रोटरडम नीदरलैंड का प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा बंदरगाह के तौर पर जाना जाता है। यह राइन की सहायक न्यू मासी नदी पर स्थित है, और इस बंदरगाह से मक्खन, शराब, कोयला, ड्राई मिल्क, लिनन और वैश्विक स्तर पर देखा जाए इनका निर्यात भी किया जाता है। लंदन बंदरगाह जो है आपकी टेम्स नदी पर स्थित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा पुनः वितरण केंद्र के तौर पर भी इसको जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। ये आईएएस प्री 1999 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। वेनेजुएला के निम्नलिखित पतन के नगरों में से किस एक को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है? किसकी बात हो रही है? तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है। काराकस्कू, मरकेवो होगा, मराके होगा, या करू टेनो होगा? तो जल्दी से दीजिए आंसर कि सर इस प्रश्न का तो सही आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा हो सकता है? जल्दी से आंसर दें। जी देखते हैं किस बच्चे का आंसर आया। 5 का आंसर आया है भाई, रावत जी ने आंसर दिया, बाकी लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे भाई? देखिए क्या आंसर आया, मरकेवो। बिल्कुल भाई, मरकेवो जो है एक झील है। ये क्या है? एक झील है। इस झील पर ही मरकेवो नाम का आपके लिए बंदरगाह बनाया गया है, मरकेवो झील के। अब ये कहां पर है? तो हम ये कहेंगे ये आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला में है। तो वेनेजुएला में एक झील है जिसको मरकेवो झील के नाम से जाना जाता है, यहां पर ये आता है। अब आती है मरकेवो झील है कहां पर? अगर वेनेजुएला के आधार पर देखा जाए, वेनेजुएला में देखा जाए, तो यह दक्षिणी अमेरिका की देखी जाए तो सबसे बड़ी झील के तौर पर जानी जाती है। कहां की है ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील के तौर पर जानी जाती है, और यहीं पर तेल का किया जाता है सबसे बड़ी, और यहीं पर क्या होता है बेटा? तेल का पतन के तौर पर यहां पर निर्माण किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ आपका? रावत जी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है कि व्याख्या में आधार पर भी देखा जाए तो आंसर आपका बी बैठ रहा है कि वेनेजुएला में मरकेवो पतन को तेल पतन के रूप में जाना जाता है। ये पतन वेनेजुएला में स्थित मरकेवो झील के किनारे पर ही स्थित है, और ये 55 किलोमीटर लंबे जल मरुमध्य के माध्यम से खुले समुद्र से जुड़ा हुआ है। मरकेवो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है जो तेल खनिज के मामले में समृद्ध है। इसी कारण हम मरकेवो झील तट का विकास वैश्विक स्तर पर खनिज तेल के निर्यात के तौर पर किया जाता है। वेनेजुएला दक्षिणी महाद्वीप का एक देश है, और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है इसकी? काराकस इसकी राजधानी है। आइए प्रश्न आपके सामने है, बिहार पीसीएस प्री 1995 का यह प्रश्न है। इस बुक की बात करें तो बेटा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये मैटर कहां से मिलेगा, ये क्वेश्चन आंसर कहां से मिलेंगे, जो आपको नोट्स दिखाए जा रहे हैं ये नोट्स कहां से मिलेंगे? तो ये नोट्स आपको सब इसी बुक के द्वारा मिलेंगे। आप अपने नजदीक के बुक स्टोर से जाकर अरिहंत की प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम की जो सीरीज चल रही है, आप उसमें ज्योग्राफी की बुक या जो भी बुक आप लेना चाहते हैं सभी बुक आपको वहां से मिल जाएंगे। ये सभी कुछ इसी में से ही पढ़ाया जा रहा है। इस बुक में जो भी कुछ है वही सब कुछ यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। तो चलिए आंसर देंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या है? टोक्यो होगा, कैनबरा होगा, न्यूयॉर्क होगा, या आपका लंदन हो सकता है। तो जल्दी से बताएंगे प्रश्न का आंसर कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर कौन सा होगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक पतन नगर नहीं के तौर पर जाना जाएगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। 6 का आंसर दिया है रावत जी ने बी आंसर दिया है। देखते हैं भाई, टोक्यो भी हमने पढ़ा है, न्यूयॉर्क भी पढ़ा है, लंदन भी पढ़ा है। कैनबरा की बात करी जाए, देखिए बंदरगाह कहां होगा? जो समुद्र के किनारे होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें
तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर राष्ट्रों को राज्यों के आधार पर इसको डिवाइड किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो राज्य है आपका, जिसको न्यू इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, इस इंग्लैंड की राजधानी क्या है आपकी? सिडनी है। और इसी के अंदर यहाँ पर एक राज्य पड़ता है जो केंद्र शासित राज्य है, जिसको कैनबरा के नाम से जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की प्रशासनिक राजधानी है। कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी के तौर पर यह जाना जाता है। तो ये आपका बंदरगाह नहीं है, ये हम ये कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और पर्यटन के तौर पर इसका बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। जबकि सिडनी जो है, सिडनी आपका बंदरगाह भी है। और दूसरी बात, सिडनी जो है आपकी आर्थिक राजधानी है। कहां की? आर्थिक राजधानी के तौर पर जानी जाती है। कहां की? आप ये कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक राजधानी क्या है आपकी? सिडनी है, जैसे भारत की मुंबई। आइए बात को जरा समझते हैं। तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने भी कि कैनबरा एक पतन नगर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यहाँ आने पर्यटक स्थल भी है, जिसे सिटी सेंटर यहाँ का प्रमुख आकर्षक केंद्र के तौर पर प्रसिद्ध है। टोक्यो जापान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है और यह जापान के होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। यह एक प्रमुख पतन नगर भी है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है और यह अमेरिका के पूर्वी भाग में हडसन नदी के तट पर स्थित है। ये पतन भी है। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है, जबकि लंदन इंग्लैंड की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और ये बंदरगाह टेम्स नदी के मुहाने पर स्थित है, 120 किलोमीटर पर स्थित है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न पर और देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। यूपी पीसीएस प्री 2010 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। पोर्ट डायमंड किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या जेरे? देखिए डायमंड से ही पता चल जाएगा कि डायमंड की खान है या डायमंड कहां पाया जाता है, और भाई जहां पाया जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं सही आंसर कौन देता है कि सर इसका सही और सटीक आंसर ABCD में से कौन सा ऑप्शन है। भाई वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे और देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा जो इस समय है लाइव। फटाफट दीजिए आंसर कि सर इस प्रश्न का आंसर A होना चाहिए, B होना चाहिए, C होना चाहिए या D होना चाहिए। बेहतरीन, कर्णिका बेटी का आंसर आया C। बहुत बढ़िया बेटा, दक्षिण अफ्रीका ही होगा कि दक्षिण अफ्रीका के आधार पर देखा जाए तो इसको ही कहा जाता है, क्योंकि हीरा उत्पादन, इसमें हीरे की खानें पाई जाती है क्षेत्र के आसपास, इसीलिए इसको कहा जाता है पोर्ट डायमंड के नाम से इसको प्रॉपर तौर पर जाना जाता है। और पोर्ट नोलोथ वहां पर एक जगह है जहां पर उसको क्या बोला जाता है? पोर्ट डायमंड के तौर पर उसको जाना जाता है। बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, व्याख्या बिल्कुल सही है आपका आंसर सी कि पोर्ट डायमंड दक्षिण अफ्रीका में ही अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित पोर्ट नोलोथ को ही पोर्ट डायमंड कहा जाता है और इसका निर्माण हीरा उत्पादन के क्षेत्र के आसपास इसके व्यापारिक महत्व को क्या करता है? दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। वेरी गुड बेटा। आइए बेटा अगले प्रश्न का आंसर देखिए। MP PCS प्री 2016 और बिहार PCS प्री 2017 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? तो देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। साओ पोलो को कहा जाता है, सैंटोस को कहा जाता है, रियो डी जेनेरियो को कहा जाता है, या ब्यूनस आयर्स के नाम से इसकी चर्चा की जाए। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा कि इसका सही और सटीक आंसर ये ऑप्शन हो सकता है। जी जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सर्वाधिक आंसर ABCD में से कौन सा होगा। ये कर्णिका का आंसर पहले सबसे पहले आया था, रावत जी आंसर देंगे। जी रावत का आंसर आया 8 का B। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखते हैं तो पूछा जा रहा है विश्व का कॉफी पोर्ट कहां पर है? तो विश्व का कॉफी पोर्ट के तौर पर देखा जाए जहां कॉफी का निर्यात बड़े स्तर पर किया जाता है, वो आंसर आपका कौन सा है? सैंटोस। बिल्कुल सही आंसर है, बी आंसर होगा बिल्कुल व्यूनस। व्यूनस, व्यूनस नहीं होगा बेटा, व्यूनस नहीं होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा बेटा? बी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो व्याख्या में बिल्कुल स्पष्ट है कि आंसर क्या होगा आपका? बी होगा कि सैंटोस इसे विश्व की सर्वाधिक कॉफी का निर्यात होता है और इस कारण यहां विश्व कॉफी पोर्ट भी कहलाता है। ब्राजील में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक देखा जाए तो साओ पोलो तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है, जिसकी चर्चा हम कृषि वाले चैप्टर में कर चुके हैं। और ब्राजील में कहवे के बागानों को फजेंडा कहा जाता है
और ब्राजील में देखा जाए तो स्थित रियो डी जेनेरियो, थोरियम और मोनोजाइट नामक खनिज तथा सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र के तौर पर भी इसको जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है और यह प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 2015 में प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है। तो नाम से भी क्लियर हो सकता है कि वो कौन सा हो सकता है, जापान का पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। योकोहामा होना चाहिए, हिरोशिमा होगा, हिटाची होगा या कागोशिमा होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन देगा कि इसका सही और सटीक आंसर ये वाला हो सकता है। जी जल्दी से आंसर दीजिए। जी बेटा सही आंसर आया है, रावत जी का आंसर आ गया, कर्णिका दीप बेटी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आया है याकोहामा। याकोहामा बिल्कुल राइट आंसर। देखो याकोहामा की बात करें तो ये बेहतर तरीके से देखा जाए इस तरह से डिजाइन किया गया है, सुरक्षा के तौर पर भी देखा जाए और प्राकृतिक तौर पर ये बेहतरीन बंदरगाह या पतन के तौर पर जाना जाता है। ये बंदरगाह कहां पर है, होन्शु द्वीप। कौन से द्वीप पर है आपके, होन्शु द्वीप पर ये स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जापान का सबसे बड़ा समुद्र पतन जो है वो कौन सा है, याकोहामा में, और कहां पर है ये आपके होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक, और टोक्यो खाड़ी के अंतर्गत ये आएगा, और पूछा जाए द्वीप कहां आएगा तो टोक्यो खाड़ी के आसपास आएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा इसकी व्याख्या देखते हैं, तो व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आए। ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है बेटा। याकोहामा जापान का सबसे बड़ा व्यस्त समुद्र पतन है। ये बहुत ही सुरक्षित और प्राकृतिक पतन है। ये बंदरगाह देखिए होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर टोक्यो खाड़ी में स्थित है, और यहां से देखा जाए तो आप विभिन्न प्रकार के उपकरण, मशीनें, रेशमी, सूती कपड़ा निर्यात किया जाता है। ये बंदरगाह रेल सड़क मार्ग से भीतरी मार्गों को जोड़े हुए है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है बेटा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। झारखंड पीसीएस प्री 2013 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है ग्वादर पतन किस देश में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने ईरान, पाकिस्तान, भारत या श्रीलंका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था उस दौर में, तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर कौन सा हो सकता है। जी जल्दी से बताइए कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ये वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10, तो 10 का देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, क्या होगा, पाकिस्तान इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ग्वादर पतन की बात करें तो ये आपका पाकिस्तान में है। तो देखा जाए तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो प्रांत है उसका जो अरब सागर का हिस्सा है वहां पर यह बंदरगाह पाया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका इसका पाकिस्तान। तो ग्वादर पतन पाकिस्तान में स्थित है, और यह बंदरगाह नगर पाकिस्तान के सुदूर दक्षिणी पश्चिमी भाग के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाह है, और यह बंदरगाह देखा जाए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक हिस्सा है, जिसे चीन ने विकसित किया था वर्ष 2007-2011 तक। इस बंदरगाह का संचालन सिंगापुर बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बने कि ये किसके सहयोग से बना है, चीन के सहयोग से बना है, और इसको देखा जाए तो इसका संचालन कौन कर रहा है, सिंगापुर बंदरगाह प्राधिकरण के माध्यम से इसका वर्तमान में चल रहा है। यूपी आरओ 2021 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। अब तो बता सकते हैं, अभी अभी आपके साथ चर्चा करी थी कि किस प्रांत में स्थित है, तो जल्दी से बताइए कौन सा प्रांत। अभी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के इस प्रांत में यह स्थित है, तो दक्षिण सुदूर भाग के तहत। जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जी आपने आंसर दिया बेटा, रावत जी ने आंसर दिया 11 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर बलूचिस्तान। बहुत बढ़िया, जिसकी चर्चा भी कुछ क्षण पहले ही आपसे की थी। करनी का भी आंसर वेरी गुड बेटा। तो व्याख्या देखी जाए तो ए बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान के पाकिस्तानी प्रांत में स्थित ग्वादर शहर में अरब सागर के तट पर यह स्थित है। और यह अगर देखें तो यह बंदरगाह पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची से शहर से 533 किलोमीटर दूर स्थित है, और ईरानी सीमा से देखा जाए तो मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। आइए
आगे बात को जरा देखते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2023 में पूछा गया और यूपी पीसीएस प्री 2016 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है ऑप्शन सटीक नहीं बैठता है। रॉटरडम नीदरलैंड, मतलब एक तरफ बंदरगाह दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके देश दिए गए हैं। इगाकी चीन, मॉन्टवीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा है जो ऑप्शन आपको लगता है गलत मैच हो रहा है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। बारे का आंसर आया, कर्णिका का भी आंसर, रावत जी का भी आंसर, बारे का आंसर बी इगाकी चीन। बिल्कुल भाई, इगाकी की बात करें तो ये चीन में नहीं है, ये कहां पर है आपका जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ये जापान में स्थित है। और जापान में अगर बात करेंगे तो इसी गाकी द्वीप है, इसी गाकी द्वीप पर यह स्थित है ये बंदरगाह। और इसका सही आंसर पूछा है कि कौन सा गलत है, तो यही आपका गलत है, इसका सही। अगला प्रश्न, तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा, आंसर बी बिल्कुल सही दिया गया है कि बी इसमें सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इगाकी बंदरगाह जापान के इसी गाकी द्वीप पर स्थित है, ना कि चीन। ये छोटे आकार का समुद्र बंदरगाह है, जबकि रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी की सहायक नदी न्यू मास नदी पर स्थित है, जो नीदरलैंड में स्थित है। मॉन्टवीडियो उरुग्वे की राजधानी तथा देश का सबसे बड़ा समुद्र पतन के तौर पर इसको जाना जाता है। इसी तरह हम देखेंगे जकार्ता पतन इंडोनेशिया का व्यवस्थम एवं अत्यधिक विकसित समुद्र पतन है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है और सिलिंगबुंग नदी पर यह प्रॉपर तौर पर स्थित है। बिल्कुल बेटा, जापान में, वेरी गुड। अब हमारा अगला टॉपिक है मानव प्रजाति और जनजातियां, कि मानव की कौन कौन सी प्रजातियां हैं और कौन कौन सी जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चर्चा करते हैं। मानव प्रजाति और जनजाति की बात करें तो सबसे पहले उत्पत्ति एवं विकास पर चर्चा करेंगे। उत्पत्ति और विकास की बात करें तो टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में क्या हुआ, इसके विकास का प्रारंभ होता है। और मानव विकास की उत्पत्ति का प्राचीनतम सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो कहां पर मिलता है, अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। तो अफ्रीका महाद्वीप वह महाद्वीप है जब मानव के सबसे सटीक या सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, जिसको आज हम वर्तमान में होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। निएंडरथल मानव है जो होमो सेपियंस के विकास के तौर पर इसको वैज्ञानिक तौर पर इसे जानते हैं। शिवालिक श्रेणी जो भारत में है, राम पिथेकस का पहला जीवाश्म यहां से प्राप्त हुआ है। तो भारत में अगर पूछा जाए कि मानव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के आधार पर कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो शिवालिक श्रेणी के से देखा जाए तो रामापिथेकस का पहले जीवाश्म के तौर पर यहां पर चर्चा की जाएगी। क्रो-मैग्ना मानव की अगर हम बात करें जो होमो सेपियंस के समान है, लुप्त प्राय हो चुके हैं, ये यूरोप में नवीनतम तौर पर जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर की बात करें तो उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर देखेंगे तो बिल्कुल बेटा रावत, तो ये आपके प्रॉपर तरीके से बनते हैं। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो अगर आप देखें आगे, तो अब मानव जो प्रजाति का वर्गीकरण किया जाए तो वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण के आधार पर पहला आएगा आपका कॉकेसाइड प्रजाति, जो कहां की है, यूरोपीय प्रजाति के तौर पर इसे जाना जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें कि कौन कौन सी विशेषता इसमें पाई जाती है, विशेषता के आधार पर देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि श्वेत प्रजाति ये है। ये कैसी प्रजाति है, श्वेत प्रजाति के तौर पर इसको जाना जाता है। और संसार में सर्वाधिक विस्तार अगर देखा जाए तो किस प्रजाति का पाया जाता है, तो संसार में सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए विस्तार पाया जाता है वो आपके कॉकेसाइड प्रजाति का पाया जाता है, जिसको हम यूरोपीय प्रजाति के नाम से भी जानते हैं। विश्व की अगर देखी जाए आधी जनसंख्या किस प्रजाति की है, तो विश्व की आधी जनसंख्या हम कह सकते हैं बेटा कि वो आपके कॉकेसाइड प्रजाति की है या यूरोपीय प्रजाति की। अगर शारीरिक लक्षण देखे जाए,
हम कैसे डिसाइड करें कि ये प्रजाति जो होगी कॉकेसाइड होगी, अगर कोई हमारे आसपास आ जाए तो उसका आकलन कैसे किया जाए? शारीरिक लक्षण अगर देखेंगे तो श्वेत वर्ण होगा, ऊंची पतली नाक होगी, सामान्य से ऊंचा कद होगा। जो सामान्य फिट होती है भाई 5, 5.5 या 6 फीट, उससे ऊंचा होगा। गहरी नीली भूरी आंखें होंगी, लंबा चौड़ा छोटा सिर होगा और हल्के भूरे से बाल इस प्रजाति के पाए जाते हैं। अगर शाखाएं देखें कि कहां कहां ये पाई जाएंगी, उन शाखाओं की अगर हम बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, नॉर्डिक इसके अंतर्गत आएगा, अल्पाइन क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, इंडो ईरानियन क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, या हम कह सकते हैं सेमाइट और हेमाइट का जो एरिया है वो प्रजाति देखें तो कौन सी पाई जाएगी? वहां पर कॉकेसाइड प्रजाति पाई जाएगी या यूरोपीय प्रजाति उस क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखते हैं तो अगली प्रजाति की अगर हम बात करते हैं तो अगली प्रजाति आपकी है जिसको हम बोलते हैं मंगलोलाइड प्रजाति या एशियाटिक प्रजाति के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी अगर विशेषता देखें तो विशेषता हम यह कह सकते हैं पीत या पीली प्रजाति के तौर पर जाएगा। अगर एक भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखें तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, अगर पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पूरी पृथ्वी पर 3 कलर की प्रजातियां पाई जाती हैं, और उस आधार पर अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा 0 डिग्री हो गया, ये वाला हिस्सा 23.5 डिग्री जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, और ये वाली प्रजाति 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसी तरह यहां पर आएंगे 66.5 डिग्री और यहां पर आएंगे 66.5 डिग्री, जिनकी बात हम कर चुके हैं। देखिए संसार में अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे कि इस बीच में जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो काली प्रजाति पाई जाते हैं, काले रंग के लोग होते हैं। इसी तरह अगर 23.5 से लेकर आप 45 डिग्री तक आएंगे तो 45 डिग्री के बीच में नॉर्थ और 45 डिग्री के बीच में साउथ, यहां पर पीली प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। और 45 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो हम ये कहेंगे लाल प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, लाल कलर के लोग पाए जाते हैं। तो संसार में अगर हम देखेंगे तो 3 कलर के लोग पाए जाते हैं। हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम पीली प्रजाति के तहत आते हैं। अब आपको जरा और देखते हैं, बात को समझते हैं। मध्य पूर्वी एशिया के देशों में इनका निवास है, उत्तर दक्षिणी अमेरिका इनका मूल निवास है, इनको संबंधित तौर पर देखा जाता है। शारीरिक लक्षण देखें तो शरीर सुडौल, गोल मटोल, सिर चौड़ा, कपाल छोटा, नाक चपटी सीधी, रंग पीला भूरा, बाल काल भूरे, और आंखें कैसी होती हैं? तिरछी होती है। और प्रमुख वर्ग की बात करें तो ये प्राच्य मंगलोलाइड के तौर पर जानी जाती हैं। आर्कटिक मंगलोलाइड इसके अंतर्गत आएगा, अमेरिकन रेड इंडियन इसमें आते हैं, और इंडोनेशिया का मलय भाग भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह अगर हम देखें तो अगला है निग्रोइड प्रजाति जो अफ्रीका में पाई जाती है। निग्रोइड प्रजाति को अगर हम देखेंगे तो इसकी विशेषता देखें तो यह काली प्रजाति होती है। मानव इतिहास की प्रथम प्रजाति अगर हम किसी को कहेंगे तो मानव प्रजाति की प्रथम प्रजाति अगर एग्जाम में आएगा तो निग्रोइड प्रजाति को कहा जाएगा, जो प्रजाति कहां की बेटा? अफ्रीकन प्रजाति के तौर पर जानी जाती है। और मूल स्थान क्या है? अफ्रीका, और अफ्रीका और ओशियन का जो भाग है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के आसपास का जो भाग है, वो इसके अंतर्गत आता है। ये विशेष तौर पे याद रखना कि मानव की जन्म भूमि भी अफ्रीका को ही माना जाता है। शारीरिक लक्षण की अगर हम बात करेंगे तो शारीरिक लक्षण हम ये कहेंगे शरीर कैसा होगा? शरीर इनका सुडौल होगा। रंग कैसा होगा? काला या भूरा कत्थई जैसा होगा। शारीरिक गठन मजबूत एवं मांसल के तौर पर होते हैं। मध्यम लंबे से मध्य छोटा कद होता है। नाक चौड़ी, घने और गुच्छेदार इनके क्या होते हैं? बाल होते हैं। शाखाएं देखें तो इनकी शाखाएं कहां पाई जाएंगी? अफ्रीकीय निग्रोइड के नाम से इनको जाना जाता है, और एशियाई निग्रोइड के नाम से इनको जाना जाता है। अगली प्रजाति की अगर हम बात करते हैं तो अगली प्रजाति की अगर हम बात करें तो उनमें कुछ खास प्रजातियां आपकी आएंगी, जिनकी बात अगर हम करें तो वो है आपकी पहले एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति की बात करें तो इसकी उपाधि देखें तो मंगोलिया उपजाति के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये पाई जाएंगी? तो हम ये कह सकते हैं अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, टुंड्रा प्रदेश
और उत्तरी ध्रुव के में क्या है इनका मूल निवास के तौर पर इन्हें जाना जाता है। स्थानीय नाम इसका क्या है? इनुअट। तो इनुअट पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति का व्यवहारिक तौर पर देखा है जिस जगह ये रहती है उनको प्रॉपर तौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो हम ये कहेंगे कि इनको इनुअट के नाम से जाना जाता है। बर्फ के घर जो होते हैं इग्लू से पास बने होते हैं, इनकी दीवारें जो होती हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है कनाडा के, जिसकी चर्चा हम नॉर्थ अमेरिका में अभी आगे करेंगे। इनुअट प्रजाति की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा की जनजाति है, मंगोलाइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं और उत्तरी अमेरिका से रूस तक क्या है इनका मूल निवास है। इसी तरह याकुत जनजाति की बात करें तो याकुत जनजाति आपकी साइबेरिया में बसने वाले तुर्क लोगों का समुदाय के तौर पर इसको जाना जाता है। और बेकाल झील जो ओलखोन द्वीप है के मूल निवासी के तौर पर इनकी चर्चा की जा सकती है। इसी तरह अगली जनजाति की बात करेंगे तो कोरियांग जनजाति इसमें आएगी जो मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। खाना बदोश जीवन इनका है और रूस के सुदूर पूर्व में क्या करते हैं ये अपना मूल निवास करते हैं। आइए बात को समझते हैं। अगली जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो अगली जनजाति जो आपकी है वह जनजाति आपकी आएगी खाना बदोश जनजाति, जिसकी बात करें तो शुष्क क्षेत्रों में इनका मूल निवास आपको सॉरी बेटा, शुष्क क्षेत्रों में इनका निवास मिलेगा। अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। तुआरेग जनजाति इसमें आएगी जो सहारा रेगिस्तान के यायावर पशुचारक के तौर पर जानी जाती है और तासमेक भाषा इनकी मुख्य तौर पर इनको प्रयोग करते हैं। अन्य नाम के आधार पर देखें कि अन्य नाम से इनको किस नाम से बुलाया जाता है, तो बिलू पीपुल के नाम से इनकी चर्चा की जाती है। पिग्मी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। कांगो बेसिन इनका प्रमुख क्षेत्र है जो आपका अफ्रीका का क्षेत्र है। भारत के अंडमान निकोबार में भी इनका निवास स्थान आपको मिलेगा। जूलू जनजाति ये मुख्य व्यावसायिक कृषि कार्य से संबंधित है और दक्षिण अफ्रीका के नाटाल क्षेत्र में इनका निवास मिलेगा। सभ्यता, सांस्कृतिक और परंपराओं को निभाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। अगली जनजाति आपकी मसाई जनजाति। मसाई जनजाति की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं। पशुपालन मुख्य व्यवसाय है और किसानों की प्रजाति इसके अंतर्गत आती है। कुब्बड़ तथा लंबे सींग वाले पशु जेबू का ये क्या करते हैं, पालन करते हैं और समूह में धार्मिक नेता जो होता है उनका उसको लेवान के नाम से जाना जाता है। आइए बात को समझते हैं आगे। अगली जो जनजाति है इसे बुशमैन जनजाति कहा जाता है। बुशमैन जनजाति को बात करें तो ये निग्रोटो प्रजाति से संबंधित है और कालाहारी मरुस्थल में इनका आपको निवास स्थान मिलेगा। इसी तरह आखेट जंगली लकड़ियों को काटना इनका मुख्य व्यवसाय माना जाता है। बद्दू जनजाति जो है जो जॉर्डन, मध्य सऊदी अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में मूल तौर पर निवास करती है और इसके अन्य नाम की बात करेंगे तो रुवाल और बद्दू इसके अंतर्गत आएगा। घुमक्कड़ प्रजाति समुदाय से यह संबंधित है। किर्गिज जनजाति इसके बाद आएगी और किर्गिज जनजाति की बात करें तो किर्गिस्तान, मध्य एशिया में इसका निवास है। मंगोल प्रजाति से क्या है ये संबंध है। ऋतु प्रवासी पशुपालन मुख्य व्यवसाय के तौर पे जानी जाती है और निवास गृह जो इसका होता है इसको यूर्थ के नाम से जाना जाता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं और चीजों को याद करिए आप क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट्स कर कर बताएं कि आपको पढ़ने में क्लियर आ रहा है या नहीं। जरा यस कर दें एक बार मुझे कि हाँ यहां तक हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी पॉइंट आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और स्पष्ट तरीके से क्या आपको ये पढ़ने में आ भी रहे हैं या नहीं। एक बार यस कर देंगे फिर हम क्लास को आगे लेके चलेंगे जल्दी से। जी बेटा, पढ़ने में मैं मानता हूं आ रहा होगा, फिर भी आप लोगों से मैं एक बार यस करवाना चाहूंगा।
आ रहा है। वेरी गुड। चलिए देखिए, एक तरफ जनजाति लिखी हुई है और दूसरी तरफ आपके सामने एक क्षेत्र लिखे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जनजाति की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी जनजाति इसमें आ रही है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पहली जनजाति का नाम है कोलामन जनजाति। कोलामन जनजाति का अगर क्षेत्र देखा जाए तो क्षेत्र कौन सा है आपका? दक्षिण मिंडनाओ, जो कहां पर है? फिलीपींस। तो पूछा जाए कि कोलामन कहां के मूल निवासी हैं, तो हम ये कहेंगे फिलीपींस के मूल निवासी के तौर पर इनको जाना जाता है। और फिलीपींस में अगर देखेंगे तो आंसर होगा दक्षिणी मिंडनाओ के मूल निवासी के तौर पर इनकी चर्चा की जाएगी। कुर्द जनजाति, कुर्द जनजाति किसके क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, आर्मीनिया हो गया, अजरबैजान के बड़े पठारी क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालक कृषक के तौर पर इनकी चर्चा की जाती है। लाई जनजाति की बात करें तो लाई जनजाति भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के चिन पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति को कहा जाता है। इसके बाद है आपका लैप्स। लैप्स की बात करें तो दक्षिणी स्कैंडिनेविया, उत्तरी रूस के कोला प्रायद्वीप की जनजाति जो मत्स्य संग्रहण और रेडियर पालन व शिकार के तौर पर यह जानी जाती है। माओरी जनजाति की बात करें तो ये आपकी कहां की मूल निवासी है? ये आपकी न्यूजीलैंड की मूल निवासी के तौर पर इसकी बात की जाती है। अगला है आपका यूमा। यूमा जनजाति जो पाई जाती है यह आपकी उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी एरी क्षेत्र में पाई जाती है। मैक्सिको और कैलिफोर्निया में रहने वाले जो लोग होते हैं, इंडियन लोगों को भी क्या कहा जाता है? यूमा के नाम से जाना जाता है। यूइत की बात करें जो जनजाति है, यह आपकी साइबेरिया और अलास्का के सेंट लॉरेंस प्रायद्वीप के एस्कोमो लोगों को कहा जाता है। इसी तरह जेमी जनजाति की अगर हम बात करें तो जेमी जनजाति आपकी असम तथा म्यांमार के सीमांतर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कहा जाता है। निग्रिटो, निग्रिटो की बात करें कि निग्रिटो किसे कहा जाएगा, तो आप कहेंगे ओशिनिया तथा एशिया के पूर्वी द्वीप समूह में जो मूल निवासी होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, उनको बोला जाता है निग्रिटो। जबकि निग्रिलो की अगर हम बात करें तो छोटे कद के निग्रोइड के जो लोग होते हैं, जो बुशमैन पिग्मी सदृश के तौर पर अफ्रीका में जो विकसित होते हैं, निवास करते हैं, उनको बोला जाता है। नॉर्डिक की अगर हम बात करें तो ये श्वेत प्रजाति के लोग हैं जो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के निवासित के तौर पर जाने जाते हैं। इसी तरह अगर हम आगे चर्चा करते हैं तो आगे जनजाति है आपकी पोकोमो। पोकोमो की अगर हम बात करेंगे तो इनका क्षेत्र आपका कीनिया जो अफ्रीका का है, और अफ्रीका में बांटू सदृश लोगों को बोला जाता है पोकोमो। चान की अगर हम बात करें तो दक्षिणी चीन, असम, म्यांमार और नीदरलैंड की एक मंगोलोलाब प्रजाति होती है, जिस प्रजाति को शान प्रजाति के तौर पर जाना जाता है। इसी तरह स्वाहिली की बात करें, स्वाहिली जनजाति जो जंजीबार निकटवर्तीय तट पर रहने वाले बांटू भाषी लोगों को कहा जाता है। टुंगस जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी साइबेरिया में रहने वाले जो आपका एक समूह होता है जिसको यायावर समूह के नाम से जाना जाता है, वो आपकी जनजाति इसके अंतर्गत आएगी। बेद्दा जनजाति की बात करें तो श्रीलंका के दुबले पतले और नाटे जो मूल निवासी होते हैं, उनको बोला जाता है बेद्दा। जबकि माया जनजाति के नाम से जिनको जाना जाता है, जो मध्य अमेरिका के निवासी होते हैं, तो मध्य अमेरिका के निवासी को बोला जाता है माया जनजाति के दायरे में रखा जाता है। इसी तरह रेड इंडियन की अगर हम बात करें कि रेड इंडियन में कौन कौन आएंगे, तो रेड इंडियन में उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी इसमें अंतर्गत आते हैं। आकार में मंगलोलाइड प्रजाति से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। इसी तरह बाटवा जनजाति की अगर हम बात करें कि बाटवा जनजाति में कौन आएगा, तो अफ्रीका के कंसाई प्रदेश में रहने वाली जो पिग्मी लोग होते हैं,
उन पिग्मी लोगों को बोला जाता है बाटवा। एबोरिजिन्स की अगर हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं उनको बोला जाता है एबोरिजिन्स। इंपॉर्टेंट है। एटा, एटा फिलीपींस के पर्वतों पर रहने वाले निग्रोटो लोगों को कहा जाता है। और इसे याद करने का आसान तरीका, भाई यूपी का एक जिला भी है एटा, तो एटा को हम फिलीपींस शिफ्ट कर दें तो एटा फिलीपींस के पर्वतों में रहने वाले लोगों को, निग्रोटो लोग जो होते हैं उनको बोला जाता है। आइनू की बात करें तो जापान के कॉकेस साइड के जो मूल निवासी होते हैं उनको बोला जाता है। इसी तरह ब्लैक फेलो की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के हम ये कह सकते हैं पूर्वी भाग में जो पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक फेलो की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम या मध्य भाग में पाए जाते हैं, उनको ब्लैक फेलो के नाम से जाना जाता है। दायाक की बात करें तो बोर्निया में रहने वाला एक वर्ग है जिसको हम दायाक जनजाति के नाम से जानते हैं। इसके बाद है आपका फेला। फेला की अगर हम बात करें तो मिस्र नील नदी घाटी की एक खेतीहार मजदूर वर्ग है, उस मजदूर वर्ग को बोला जाता है आपका फेहाल। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, फिन की, फिन जनजाति की बात करें तो फिनलैंड तथा पंपास क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है आपका फिन प्रजाति के नाम से जाना जाता है। आगे कौन कौन सी जनजातियां और आती हैं जरा उनको भी समझें। विश्व के अन्य जनजातियों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें स्थान जो आएगा वो आपका आएगा किसका, गैबोन का। गैबोन की बात करें तो गैबोन राज्य के निग्रो लोगों को एक प्रकार है, उस प्रकार को गैबोन जनजाति से संबोधित किया जाता है। इसी तरह हान जनजाति है, ये संभवतः चीन के जो मूल निवासी हैं, चीन के जो मूल निवासी होते हैं उनको एक जनजाति के तहत अगर देखें तो उन जनजाति को क्या बोला जाता है, हान जनजाति के नाम से जाना जाता है। वो की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलंपिया प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों को की एक जनजाति के तौर पर अगर हम बात करें तो वो जनजाति क्या है, वो जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। इनका दक्षिणी अमेरिका का एक देश है पेरू, पेरू देश की जो जनजाति है उसको बोला जाता है इनका। इसी तरह इन्यूट की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका के एस्किमो में जो पाई जाती है उसको बोला जाता है। काफिर की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान के जो निवासी हैं उनको बोला जाता है काफिर। और कम्बा की अगर हम बात करेंगे तो मध्य कीनिया के बांटू के जो लोग हैं उनको बोला जाता है। कीवू की बात करें तो सुमात्रा की जो जनजाति है, सुमात्रा में जो जनजाति पाई जाती है उस जनजाति को हम किस नाम से संबोधित करते हैं, कीवू के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी तरह अन्य जनजाति की बात करेंगे तो आपकी है सेमांग, और सेमांग की बात करें तो ये मलेशिया की जनजाति है। दूसरी आपकी जनजाति है सकाई, सकाई मल्ल प्रायद्वीप के नाम से, जो मल्ल प्रायद्वीप में जो लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं उनको सकाई जनजाति के नाम से संबोधित किया जाता है। बोरा, ये इंपॉर्टेंट है, अमेजन बेसिन, पेरू और कोलंबिया और ब्राजील के लोगों को हम कह सकते हैं जो पाए जाते हैं उनको बोरा जनजाति के नाम से जाना जाता है। यूका गिर की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी साइबेरिया के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है। फुलानी की अगर हम बात करें, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, तो पश्चिमी अफ्रीका के जो लोग हैं उनकी जनजाति को क्या बोला जाता है, फुलानी जनजाति के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी तरह बंतू में जो है वो आपके दक्षिणी अमेरिका के जो क्षेत्र के लोग रहते हैं उनको बोला जाता है। एनु आपकी कहां पाई जाती है, जापान में। बर्बर कहां पाई जाती है, कोटक्को में। और नूवा जनजाति कहां पाई जाती है, आपके सूडान में। इसी तरह बोरो की अगर हम बात करें तो ब्राजील में है, जिसकी बात अभी हम आपके साथ कर भी चुके हैं। आइए आगे समझते हैं जो भी चीजें अभी तक हमने डिस्कशन करी। अब देखते हैं उन चीजों के आधार पर किसको आंसर याद है, और जो प्रश्नों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे और हर बच्चा उस प्रश्न का आंसर सही और सटीक देने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? राजस्थान प्री में 1994 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया। हेडल वर्ग मानव को माना जाता है, क्रो मैग्नान मानव को माना जाता है, पिल्ट डॉन मानव को माना जाता है, या नियंडरथल मानव के तौर पर किसको हम
नवीनतम समझा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से आंसर दीजिए। कर्णिका बेटी का आंसर आया बी। वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर दें जो इस समय लाइव हैं। सभी बच्चे प्रश्न का आंसर देंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा। देखिए देखिए सबसे प्राचीनतम अगर हम देखें तो भाई वो अफ्रीका में है, लेकिन अफ्रीका वाले इसमें है नहीं क्योंकि होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस के समकक्ष की अगर हम बात करें तो समकक्ष जो जनजाति है मानव पाया जाता है वो यूरोप में पाया जाता है, और यूरोप में जो पाया गया वो कौन सा था? आपका क्रो मैग्नान मानव है, जो अब देखा जाए तो लुप्त हो चुका है। वर्तमान में देखा जाए तो आनुवांशिक गुण के आधार पर मानवों को दो तरीके से पहचाना जा सकता है बाहरी रूप से। बाहरी रूप के आधार पर अगर आप देखें तो आप देख रहे होंगे, आप अपने कान को पकड़ के देखें बेटा, कान पकड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ लोगों के कान, ये वाला जो हिस्सा होता है कुछ का चिपका हुआ होता है और कुछ का अलग होता है। ये दो ही पहचान बाहरी तौर पर रह गई हैं, जिस आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कि कुछ के यहाँ चिपके होते हैं और कुछ के अलग होते हैं। और अपना देखकर बताएंगे कि ये कान का हिस्सा जो है इसके आधार पर पता चलता है बाहरी रूप पर कि मानव जनजातियों के आधार पर उनको लुप्त किया जाए तो किस आधार पर पहचान सकते हैं भविष्य में। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? क्रो मैग्नान मानव होगा, जो वर्तमान में क्या हो चुका है? लुप्त हो चुका है। ये बात कर रहे हैं तो फ्रांस के क्रो मैग्ना मानव जो यूरोप का सबसे नवीनतम मानव समझा जाता है, इसे होमोसेपियन जाति का माना जाता है, और इसके अतिरिक्त इसकी शारीरिक संरचना आधुनिक मानव के समान लगती है। और यहाँ पर देखें तो क्रो मैग्नान प्रजाति मानव की ओर लुप्त हो चुकी है, जो होमोसेपियन से अधिक विलक्षण थे। अगला प्रश्न है आपके सामने यूपी पीसीएस प्री 2015 का ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रजाति ये वर्गों में से किसे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबोधित किया जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है जरा बताएंगे कि ऑस्ट्रिच थे, कॉकेसाइड थे, मंगोलाइड थे या निग्रोइड इसके अंतर्गत आएंगे? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी के तौर पर जाना जाएगा? तो जल्दी से बताएं कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है। जी, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलेंगे, और जो अभी अभी आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आंसर देते हुए जरूर चलेंगे कि भाई हमारा आंसर ये आ रहा है। जी जल्दी से बताएं कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो मूल निवासी की अगर हम बात करेंगे तो वो आंसर क्या होगा? मंगोलाइड होगा। मंगोलाइड जो है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। निग्रोइड के पश्चात की अगर हम बात करें तो मंगोलाइड एक विशेष समूह के तौर पर जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो बना वो आपका ये ऑप्शन बनता है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सी आंसर कि प्रजातीय वर्ग मंगोलाइड से उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को संबोधित किया जाता है। इन प्रजातियों की उद्भव प्रक्रिया में निग्रोइड के पश्चात मंगोलाइड समूह का विकास हुआ और इनकी त्वचा पीले वर्ण के साथ हल्की भूरी होती है। सामान्यतः देखा जाए तो औसत कद और सुगठित शारीरिक वाले होते हैं। इनकी 4 मूल उप प्रजातियां होती हैं, जिनमें मंगोलाइड, एस्किमाइड जो आर्कटिक मंगोलाइड के नाम से जानी जाती है, अमेरिकन रेडियन जिसको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा इंडोनेशिया मलय के अंतर्गत आते हैं। मंगोलाइड की प्रजाति रेड इंडियन मूल अमेरिकी प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो इसका फिलहाल सही आंसर होगा मंगोलाइड। और मंगोलाइड की जातियों की बात करें तो इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, और उसमें भी अगर देखें कि मूल कौन सी होगी तो अमेरिका की मूल कौन सी होगी? आपकी रेड इंडियन इसके अंतर्गत है। अगला प्रश्न है आपके सामने झारखंड पीसीएस प्री 2003 का यह प्रश्न आपके सामने है। थाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अभी आपके साथ डिस्कशन किया था, बताएंगे। गर्म नमी वाले क्षेत्र प्रदेश में, ठंडे नमी वाले प्रदेश में, वर्षा वाले क्षेत्र में या शुष्क क्षेत्र में ये पाए जाते हैं? तो जल्दी से बताएंगे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंने समझाने की कोशिश भी करी थी कि जिस क्षेत्र में गर्मी पाई जाएगी, सामान्य मौसम पाया जाता है, और जहां ठंड पाई जाती है उस आधार पर हम इसका आकलन भी कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या बन सकता है। तो जल्दी से बताएंगे कि खाना बदोश जनजाति के लोग कहां पाए जाते हैं? जल्दी से बताएं।
भाई खाना बदोश की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी का जो मध्य भाग है, मध्य भाग के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाएंगे। और मध्य भाग की अगर हम बात करेंगे तो वो भाग कैसा है आपका, वो भाग आपका शुष्क क्षेत्र के दायरे में आए। तो हम ये कहेंगे कि खाना बदोश जनजाति के लोग जो पाए जाते हैं वो फिर पृथ्वी के मध्य भाग में पाए जाएंगे। और मध्य भाग जो भाग होगा वो कैसा होगा, शुष्क क्षेत्र की कैटेगरी में आता है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर है कि खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इस जनजाति के लोग घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं और ये अधिकांशतः अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, जो बात मैंने अभी बताई कि पृथ्वी के मध्य भाग में। बंजारे के तौर पर यह खाना बदोश जनजाति मानव का ऐसा समुदाय है जो एक ही स्थान पर न बसकर अपना जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर क्या करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं खाना बदोश लोगों। तो ये बंजारे या जनजाति के तौर पर भी इनको साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त उन्होंने अपनी की है। आइए अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2009 का ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जिसको पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, नाइजर, कांगो, नील या जाम्बेजी। भाई अफ्रीका की बात की जा रही है और जब बात अफ्रीका की होगी तो चर्चा मुख्य तौर पर हम देखें एक ही नदी की जाएगी जो अफ्रीका के मध्य भाग में पाई जाती है, उसी के आसपास निग्रो प्रजाति जनजाति पाई जाती है। तो जल्दी से बताएंगे, निग्रो जनजाति का एक हिस्सा है, तो जल्दी से बताएं कि ये कौन सी हो सकती है। जी देखते हैं प्रश्न का आंसर क्या होगा। शुष्क बेटा बिल्कुल कांगो, कर्णिका बेटी का आंसर आया कांगो, बिल्कुल सही आंसर। भाई कांगो की अगर बात करें तो कांगो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो पिग्मी है उसकी अगर हम बात करें तो वो आपकी कांगो घाटी, कांगो नदी के आसपास पाई जाएगी। और ये जनजाति के लोग हैं निग्रो प्रजाति के तहत आते हैं, जिनकी लंबाई की बात करें तो अन्य जातियों की अपेक्षा क्या होती है, छोटी इनकी हाइट होती है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका क्या है, 4 का आंसर आपका है कांगो, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बिल्कुल सटीक आंसर दिया आपने, बी बिल्कुल बेहतरीन आंसर कि अफ्रीका की पिग्मी जनजाति मूल रूप से कांगो बेसिन में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग निग्रोइड प्रजाति के हैं और जिनकी लंबाई देखी जाए अन्य जनजातियों की अपेक्षा क्या होती है, छोटी होती है। भाई अफ्रीका कांगो बेसिन के अतिरिक्त पिग्मी जनजाति के लोग आंतरिक मलाया, सुमात्रा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और हम ये कह सकते हैं फिलीपींस या पापुआ न्यू गिनी, गैबोन, युगांडा आदि में भी मूल तौर पर ये निवास करते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर दिया अमन, बेहतरीन आंसर, 4 का आंसर बेटा बी आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। और ये प्रश्न आपसे पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2005 में और हिमाचल पीसीएस प्री 2012 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ चारावाह या घुमंतु जनजाति नहीं है। अभी हमने चर्चा करी थी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा जरूर कराएंगे बेटा, ठीक है ना। तो घुमक्कड़ चारावाह या घुमंतु जनजाति नहीं है, तो कौन सी नहीं है जरा बताइए। ऑप्शन आपने पूछा जा रहा है बेटा कौन सी नहीं होगी, पिग्मी होगी, कजाओ कस होगी, मसाई होगी या प्लेस इसके लैप्स इसके अंतर्गत हो सकती है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5 का आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। रावत जी का आंसर आया ए और अमर जी का आंसर आया 5 का डी। देखिए बेटा अभी हमने चर्चा करी थी कि पिग्मी जनजाति जो है ये मूलतः अफ्रीका के आसपास के लोगों के पास पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, जो इसके अंतर्गत नहीं होगी। आइए बात को जरा समझते हैं। तो आंसर क्या है इसका, आंसर इसका ए है। तो पिग्मी जनजाति घुमक्कड़ चारावाह या घुमंतु जनजाति नहीं है। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार आखेट है। ये लोग आदिम प्रकार की झोपड़ियों में निवास करते हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो मोंगोलस कहते हैं और ये काले नाटे कद के निग्रोटो प्रजाति के लोग होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो कजाकस, मसाई,
लेप या लैप्स जनजाति जो है ये घुमक्कड़ चारावाह के लोग हैं जो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारागाह की खोज में स्थानांतरण करते रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल बेटा। आइए अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 एमपीपीसीएस प्री 2015 का यह प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? अब ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी चर्चा हम लगातार अभी कुछ चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं सटीक आंसर कौन देता है। सहारा होगा, कालाहारी मरुस्थल कालाहारी के आसपास का होगा, विषुवत रेखीय वन होगा या पंपास इसके आसपास हो सकता है। एक मैंने बताया था कि भारत पृथ्वी को अगर हम मध्य से डिवाइड कर देंगे तो हम बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे कि इसका सही आंसर क्या बन सकता है। तो जल्दी से दीजिए आंसर कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर ABCD में से कौन सा हो सकता है। जी क्वेश्चन नंबर रावत जी का आंसर आया बेटा 6 का आंसर आया सी, कर्णिका का आंसर आया सी। बाकी लोग भी आंसर देंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। भाई पिग्मी की अगर हम बात करें तो पिग्मी जनजाति जो है वो मूलतः देखी जाए तो वो कहां पाई जाती है? भाई आपके अफ्रीका में पाई जाती है। और अफ्रीका में अगर आप देखें तो अफ्रीका में जो कटंगा का पठार है, कटंगा के पठार से एक नदी निकलती है जिसको कांगो बेसिन नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कांगो बेसिन नदी के मुहाने पर हम ये कह सकते हैं ये जो नदी है ये कटंगा के पठार से निकलती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटते हुए अटलांटिक महासागर में निकलती है। तो ये वाली जो लाइन है हम इसको कह सकते हैं विषुवत रेखीय वन क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र या इक्वेटर के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर जो दिया बेटा, देखिए सभी ने आंसर सही दिया, विषुवत रेखीय वन। वेरी गुड बेटा। आइए बात को जरा समझते हैं। तो यहाँ देखें तो व्याख्या बिल्कुल सटीक बैठती है सी कि पिग्मी विषुवत रेखीय वन प्रदेश में पाए जाते हैं और मध्य अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन में क्या करते हैं? निवास करने वाली पिग्मी जनजाति अपनी आनुवांशिक विशेषताओं के कारण एक विशेष प्रजाति मानी जाती है। इसकी अगर मुख्यता देखी जाए तो ये गैबोन, युगांडा, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंडमान द्वीप, मलाया प्रायद्वीप, फिलीपींस के वन क्षेत्रों में या न्यू गिनी के वन प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये मूलतः देखा जाए तो निग्रोटो प्रजाति से संबंधित है जो सामान्यतः छोटे कद वाले होते हैं। तो इसका सही आंसर जो बना वो प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार पीसीएस प्री 2000 का ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है एस्किमो निवासी कहां के हैं? कनाडा के हैं, मंगोलिया के हैं, मलाया के हैं या श्रीलंका के हैं? तो जल्दी से बताएंगे कि एस्किमो बोला जाता है ना कि भाई टुंड्रा प्रदेश के निवासी किन्हें कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए कि टुंड्रा प्रदेश के निवासी किसे कहा जाता है या एस्किमो निवासी कहां के हैं? ये प्रश्न 2 तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर कौन देगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और बिल्कुल सही आंसर होगा भाई ये कनाडा के हैं। ये कहां के हैं? एस्किमो निवासी कहां के हैं? आपके कनाडा के हैं, जिसको टुंड्रा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अमन का भी आंसर सही है, रावत जी का भी आंसर सही है और कर्णिका बेटी का भी आंसर सही है। बिल्कुल राइट आंसर आपका ए है। एस्किमो कनाडा के निवासी हैं। एस्किमो शब्द का संबंध प्रयोग टुंड्रा प्रदेश के निवासी के बाली जनजाति के लिए भी प्रॉपर तौर पर किया जाता है। आंसर आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने है जो राजस्थान प्री 1999 में आपसे पूछा गया है कि जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? न्यूजीलैंड से है, दक्षिण अफ्रीका से है, जिम्बाब्वे से है या मैक्सिको के तहत आएगा? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा कि जूली। तो जूलू जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो जूली जनजाति का देखा था सभ्यता, सांस्कृतिक और परंपराओं के लिए बेहतर तरीके से इसकी चर्चा की जाती है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, रीति रिवाज को बड़ा सटीक तरीके से निभाती है। और इसके बात करें तो इसके लोगों का मुख्य काम क्या है? ये कृषि विशेष तौर पर करते हैं। तो जल्दी बताइए इनका सही आंसर क्या होगा ABC में। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 में भाई रावत जी का आंसर आया कि सर 8 का आंसर क्या होगा? बी होगा दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर है। ठीक, तो बिल्कुल सटीक आंसर है बेटा। आइए बात को जरा समझते हैं। तो व्याख्या बिल्कुल सटीक आंसर भी कि जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से क्या है? संबंधित है। अगर देखा जाए तो जूलू जनजाति अपनी सभ्यता और संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है और इस जनजाति के लोग मुख्यतः देखा जाए कृषि कार्य करते हैं और यही इसकी मुख्य व्यवसाय है।
इन जनजातीय लोगों की संख्या देखी जाए तो कितनी बैठती है, 12 मिलियन इनकी संख्या है। और ये दक्षिण अफ्रीका के क्वागुल नाटाल क्षेत्र में निवास करते हैं और ये बंटू भाषी लोग होते हैं। इनकी भाषा पूछी जाए तो बंटू भाषी, और कहाँ निवास करते हैं, आपके क्वागुलु नाटाल क्षेत्र में मूलतः ये निवास करते हैं। यूपी लोअर पीसीएस 2002 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया है कि सेमांग लोग कहाँ घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं। ऑप्शन है अमेजोनिया, इंडोनेशिया, मलेशिया या कांगो होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भाई सेमांग लोगों की अगर हम बात करें तो सेमांग लोग उष्ण कटिबंधीय वनों में ये पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय लोगों की बात करें तो ये लोग निग्रोटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। और निग्रोटो प्रजाति के अंतर्गत आएंगे तो ये कंफर्म है कि वो क्षेत्र कौन सा होगा, मलेशिया के आसपास का ये क्षेत्र होगा। और स्थानांतरित तौर पर देखा जाए तो ये मूलतः क्या करते हैं, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय के तौर पर जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या है आपका सी, कि सेमांग मलेशिया के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में निवास करने वाली जनजाति है। और इस जनजाति के लोग निग्रोटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं और इस लोग मुख्यतः स्थानांतरित कृषि करते हैं। इस जाति के लोग क्या करते हैं भाई, कृषि करते हैं, जिसे लंदांग कहा जाता है। सेमांग के साथ साथ ये अन्य जनजातियां भी मूलतः निवास करती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था आपका, सी आंसर था। झारखंड पीसीएस प्री 2008 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बेगई क्या है, पश्चिमी एशिया की क्या एक जनजाति है, मध्य एशिया में बहने वाले तूफान को कहा जाता है, अमेरिका में चलने वाले चक्रवात को कहा जाता है, या व्यापारिक पवनों को बेगई के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे बेगई क्या है। तो फटाफट आंसर दें कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। देखिए वेगाई की अगर हम बात करें तो ये अरबी भाषा वाले लोगों की एक जनजाति है जो पश्चिमी एशिया में जानी जाती है। तो सही आंसर तो इसका क्या होगा, ए। और ये कहां पाई जाती है, आपके अरब में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए बात को जरा समझते हैं बेटा। तो आंसर इसका ए है कि वेगई पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली जनजाति है और ये अरब भाषा बोलने वाली जनजाति है जो पश्चिमी एशिया के देशों इराक, सीरिया, जॉर्डन में निवास करती है। इस जनजाति के लोग को घुमंतु तथा चरवाहा भी कहते हैं। दूसरा देखा जाए तो मध्य एशिया में चलने वाले तूफान की अगर हम बात करें तो काराबुरन कहते हैं, जो तीव्र प्रभाव से चलने वाली धूल भरी आंधियां होती हैं। अमेरिका में चलने वाला जो तूफान है जिसको हरिकेन कहते हैं, जिसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के तौर पर भी जाना जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय जल के ऊपर बनने वाले निम्न दाब के कारण आता है। और तूफानों के जो नाम रखे जाते हैं वो मूलतः महिलाओं के नाम पर रखे जाते हैं। चर्चा जब चक्रवात वगैरह पढ़ेंगे वहां पर इस कहानी की चर्चा करेंगे कि क्या रीजन है। दूसरा, 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों में और अर्थात उपोष्ण वायु कटिबंधों में भूमध्य रेखा निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर पृथ्वी के दोनों ओर गोलार्ध में वर्ष भर निरंतर प्रवाह होने वाली हवाओं को व्यापारिक पवनों भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका, ए आंसर इसका सही और सटीक आंसर होगा। जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या है, जो प्रश्न आपसे आईएएस प्री 1995 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। मिस्र है, रूस है, भारत है, या आपका फारस होगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए जिप्सी की अगर हम बात करें तो जिप्सी कहां के मूल निवासी हैं, तो जिप्सी हम कहेंगे भारत के मूल निवासी हैं। और विशेषकर अगर हम देखें तो इनका निवास स्थान भारत में कहां है, तो आप कहेंगे जी पंजाब, और आप ये कह सकते हैं दूसरा राजस्थान। तो पंजाब और राजस्थान ही इनका मूल निवास स्थान है, जिनको हम जिप्सी के नाम से जानते हैं। देखिए आइए बात को समझते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी आंसर, कि जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या है, भारत है। जिप्सी जनजाति के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में विशेषकर पंजाब, राजस्थान में निवास करते हैं। मध्य युग में इनका प्रवसन यूरोप की ओर हुआ और यहीं से बस गए। ये लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। इन लोगों को रोमा भी कहा जाता है तथा इनकी भाषा रोमा और भारतीय भाषाओं के समान है। इसी तरह का देखें तो इनकी भाषा बोलने वालों की संख्या 20 लाख के आसपास है, जबकि रोम लोगों की संख्या कितनी है,
40 लाख से अधिक बैठती है। रोमा यूरोप का सबसे गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय है, तो ये पूर्वी यूरोपीय देशों में क्या करते हैं, ये निवास करते हैं। मैं आशा करूंगा कि आज की क्लास में हमने कुछ बेहतर चीजों को समझा होगा। बच्चे बाद में पूछते हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आप ज्यादा जद्दोजहद ना करें, ये मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगी अरिहंत प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से, भूगोल भारत एवं विश्व। ये आप मार्केट से परचेस कर लेंगे, आपके नजदीक के बुक स्टोर से कहीं से भी ये बुक मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मंगाना, तो ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं अरिहंत की वेबसाइट से। तो जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी जहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है, वो सब इस बुक के द्वारा ही बताया जा रहा है। जो भी कुछ है इस बुक को ही पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे अपने सभी साथियों में। कल फिर मिलते हैं अपने टाइम पर। धन्यवाद।